नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुरुक्षेत्र में प्रवासी मजदूर की हत्या के मामले में अपराध शाखा की कार्रवाई। 3 नाबालिग समेत 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट के इरादे से किया था हमला। भाजपा सांसद किरण चौधरी ने पूर्व सीएम हुड्डा पर कसा तंज। दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में नाम ना होने पर कहा, स्टार हुड्डा रहे नहीं, क्या करेंगे प्रचार। फरीदाबाद में होगा राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। कार्यक्रम की तैयारियों का अधिकारियों ने लिया जायजा। हरियाणा के राज्यपाल करेंगे ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री नायब सैनी के राजनीतिक सचिव बने तरुण भंडारी। पीटीसी न्यूज ने तरुण भंडारी से की खास बातचीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी बोले। और हरियाणा सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर छात्रों में खुशी। नारनौल गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल बोले, सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम से बच्चों का बढ़ रहा है मनोबल। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। कुरुक्षेत्र में प्रवासी मजदूर की बेरहमी से हत्या करने के मामले में अपराध शाखा पुलिस ने कार्रवाई की है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अपराध शाखा के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों में 3 आरोपी नाबालिग हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने लूट के इरादे से प्रवासी मजदूर पर हमला किया था, जिसमें प्रवासी मजदूर की मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हुए थे। वहीं प्रवासी मजदूर की हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। इसमें क्या था, 8 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर लाठी डंडों से इसकी प्रवासी मजदूर की हत्या की थी जी। उसमें हमने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 जो जुनाइल थे उनको अभिरक्षा में लेके बाल सुधार गृह भेज दिया गया जी। इन्होंने क्या था, रात को इनका जो मेन मोटिव था मर्डर करने का जी, ये जो व्यक्ति थे ये लूट की वारदातों को अंजाम देते थे रात को जी। जैसे 1-2 बजे के करीब ये निकलते थे और कोई भी लेबर क्लास, कोई रेहड़ी वाला, सब्जी वाला या कोई अकेला व्यक्ति मिलता था तो उसको ये पकड़ के चीना चपटी और लूटमार कर लेते थे जी। तो इसी में जैसे रणजीत यादव, इसके साथ 3-4 व्यक्ति और थे जी। ये लेबर क्लास थे और एक पत्थर की दुकान पे कार्य करते थे। वहाँ से कार्य करके जैसे ही आ रहे थे तो इन व्यक्तियों ने इनसे भी लूट का प्रयास किया जी और ये डर के मारे दौड़ पड़ा। तो जो इसके साथ थे व्यक्ति वो एक साइड में दौड़ गए जी, और लेकिन ये वहाँ पे गिर गया और फिर इन्होंने बड़ी ही बेरहमी से लाठी डंडों से इसके ऊपर हमला कर दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाली भाजपा सांसद किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ना होने को लेकर किरण चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब स्टार नहीं रहे हैं, ऐसे में वो प्रचार क्या ही करेंगे। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन अगर सरकारी कोठी खाली कर देते तो उनकी बदनामी ना होती। देखो, अफसर जो होते हैं सरकार के, उनका काम होता है जनता के काम करना, जनता की सुनवाई करना, और उसीलिए जो है अफसर जो हैं तैनात करे जाते हैं। और जो अहम ओहदे के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जैसे डीसी हैं, एसडीएम हैं, एडीसी हैं, इनकी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बनती है। पब्लिक डीलिंग जो है हम लोग जैसे हमारे लोग भी हम करते हैं, तो उनका जो आगे जो लोगों के जो जायज़ काम है उनका समाधान जो है वो होना चाहिए। और जो अफसर नहीं करता है तो जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब भैया स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो है उनके आला कमान भी समझ गया है कि अब ये स्टार तो रहे नहीं तो प्रचारक क्या करेंगे, और जहाँ जाएंगे वहाँ उल्टा ही होगा। इनकी शक्ल देख के तो लोग उल्टा ही करेंगे। जहाँ भगवान ने इतना दिया है और इतना उन्होंने करा है, सारा हरियाणा जानता है, एक कोठी के पीछे जो है वो उसको दबा के बैठ रहे हो। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नए राजनीति सचिव बने तरुण भंडारी के साथ पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान तरुण भंडारी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और चुनाव में भाजपा की जीत का भी दावा किया है। सुनेगा। तीजी बार सरकार बनी है और साडे मुख्यमंत्री लगातार
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਭੇਜੀਏ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਈ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮਾਨਿਆ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ 9.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਰ 10 15 20 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 9.5 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਦੇਖੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ? नहीं, दोनों की शैली बिल्कुल एक जैसी है और विचार एक जैसे हैं। दोनों ही जनता की भलाई करना चाहते हैं और जो काम मनोहर लाल जी ने शुरू किए सी उन्होंने अगे वधा के नायब सिंह सैनी जी चल रहे हैं और मैनू लगता है जनता जिमें पिछले 10 सालों उन्होंने योजनावां का लाभ मिलिया, आने वाले समय नायब सिंह सैनी जी भी उदा ही उही विचारां नाल अगे वध रहे हैं और जनता की भलाई के कार्य कर रहे हैं। भाजपा की तीजी सरकार दे 100 दिन पूरे होने वाले हैं। 100 दिनां दी ਕੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? 100 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ 18 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨ ਦੀ ਜਿਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी अगले दिन तो फरीदाबाद के सेक्टर 12 में इस बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होगा। समारोह की तैयारियां तेज हो चली हैं, जोरों पर हैं। इस दौरान फरीदाबाद के डीसी और पुलिस कमिश्नर ने मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस बार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे और एट होम कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। इस मौके पर फरीदाबाद के डीसी ने बताया कि इस बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम फरीदाबाद में आयोजित होने वाला है, जिसकी तैयारी को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। तमाम तैयारियां तेजी से की जा रही हैं और इस कार्यक्रम में फरीदाबाद जिले के अलग अलग स्कूलों से छात्र छात्राएं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। देखिए, जैसे टेंटेटिव प्रोग्राम है माननीय राज्यपाल महोदय का यहाँ पे 26 जनवरी को, तो उसको लेके ये सेक्टर 12 के ग्राउंड में अभी हम लोगों ने सभी ने विजिट किया है, तो उसको लेके एक जो है एक मिनी रिहर्सल इसको की गई है और सारी तैयारियां की गई हैं। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है सारे जो है हम उसकी एक हमने रिहर्सल की है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे जो भी व्यापक अरेंजमेंट्स है जो करने की जरूरत है वो सारे हम यहाँ पे शहर की करेंगे। सुरक्षा की बात करते हैं सर, किस तरीके की नाकेबंदी रहेगी, किस तरीके की नजर रहेगी पुलिस की, क्योंकि कई बार लगता है शरारती तत्व भी ऐसे मौके पर। देखिए, जैसे मैं ऑलरेडी आप जानते हैं हमने पिछले 15 दिन से 20 दिन से बहुत ही सख्त सघन अभियान यहाँ पे हमने पूरे फरीदाबाद में चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत जो भी इस तरह के प्लेसेस हैं जैसे होटल्स हो गए, धर्मशाला हो गए और जो विभिन्न जो है रुकने के ठहरने के प्लेसेस हैं, वहाँ पे हमने एक चेकिंग का अभियान जो है विभिन्न अन्य एजेंसीज के साथ मिलकर चलाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भी जो है जो हमारा जो खुफिया तंत्र है उसको हमने एक्टिव किया है और जो है हमारा जो है कोई भी ऐसा गड़बड़ आदमी ना कर पाए उसको लेकर हमने सारी जो है व्यवस्थाएं अमल में की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर छात्रों में खुशी देखने को मिल रही है और छात्र इस स्कीम को लेकर काफी उत्साहित भी हैं। वहीं नारनौल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि इससे
न केवल छात्रों का मनोबल बढ़ रहा है बल्कि छात्र अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत हरियाणा सरकार की ओर से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल के टॉपर रहे बच्चों को 750 रुपये महीना और 9वीं से 12वीं तक के स्कूल के टॉपर बच्चे को 1000 रुपये महीना स्कॉलरशिप के तौर पर सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। हमारे इस स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 9वीं कक्षा में मेरे 92% मार्क्स आए थे, जिससे मेरा नाम मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत दिया गया है, जिससे मुझे आने वाले समय में 1000 रुपये हर माह दिए जाएंगे, जिससे मैं अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर पाऊंगी। इस योजना के लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे जैसे बच्चों के लिए ये योजना चलाई, जिससे हम हमारी पढ़ाई को पैसों के कारण नहीं रोक पाएंगे। 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 10वीं कक्षा में मेरे 92.4 नंबर आए थे। इसके तहत मेरा नाम इस वर्ष में छात्रवृत्ति मेधा विद्यालय योजना में सेलेक्ट किया गया है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इन पैसों से मेरी पढ़ाई को और बेहतर बनाऊंगी और मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद देती हूँ। मैं ट्रिपल ई के बारे में कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई हुई है ट्रिपल ई की, उसमें कुछ मेधावी छात्रों के हमारे से नाम मांगे गए थे, जो हमने कंप्यूटर पर अपलोड कर दिए गए हैं। इससे छात्रों को प्रोत्साहन भी मिलता है। जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ने लिखने वाले हैं तो उनको भी एनकरेज होते हैं वो भी कि हम भी आएँ और हमें भी कुछ फ़ायदा मिले। गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं हमारे पास, तो उनको अगर कुछ ऐसी योजनाएं अगर सरकार इसके अलावा भी चलाती है तो मुझे लगता है कि बच्चों को काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा में ओवरलोडेड वाहनों, दिल्ली विधानसभा चुनाव और अफसरशाही पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर तंज भी कसा है। सुनेगा। फोन उठाना चाहिए, फोन उठाना चाहिए। ये जितने अधिकारी हैं ये जनसेवक हैं, इनको चुने हुए प्रतिनिधियों का और आम जनता का भी इनको फ़ोन उठाना चाहिए। नहीं, उसको ठीक करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार तो सब कुछ ही सत्यानाश हो जाएगा। मेरा एक अनुभव है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। चुनाव में रोता वही है जो हार रहा होता है, वही तरह तरह के आरोप लगाता है। केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं या हमें मांग पत्र दे रहे हैं, और अगर हम नहीं करना है तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या, तुम घर बैठो, हम कर लेंगे अपने आप। हमें पता है क्या करना है। कभी कहते हैं रेल यात्रियों का वो जो किराया है वो दोबारा लागू करना चाहिए। अरे ये तेरी दिल्ली सरकार का एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा है। अगर हम नहीं कर रहा है तो तू अपना एक मांग पत्र दे। नहीं, ये इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे पास कल भी एक शिकायत मिली थी 152D पे आते हुए एक पेट्रोल पंप के पास कि यहाँ पर बहुत, और मैंने वहाँ पर RTO को कहा है हम इसका इंतज़ाम भी कर रहे हैं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक गजेट बना रहे हैं कि जो हर गाड़ी के ऊपर लगी हुई होगी और उसमें कितना वजन है उसको देखा जा सकेगा। अगली खबर करनाल से है। करनाल के झंझाड़ी फ्लाईओवर के नीचे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें स्कूटी सवार शख्स की मौत की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इधर हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं हादसे की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तो उचाने से करनाल जा रहा था अपनी नौकरी पे, अपनी ड्यूटी पे। और ये ड्राइवर रॉन्ग साइड आ रहा था, ड्राइवर की गलती से ये हादसा हो गया। ठीक, इसकी होगी जी मेरे ख्याल था 50-52 साल की उम्र है सिर्फ। उड्डा में काम करते थे? हाँ, उड्डा में काम करते थे। ड्राइवर ने नशा किया हुआ है? ड्राइवर ने दारू पी रही, कनेक्टर ने भी दारू पी रही, नशा कर रहे क्या, और नशा करने के बावजूद भी रॉन्ग साइड चले हुए हैं। झंझाड़ी बस अड्डे पे पुल के नीचे ट्रक और एक्टिवा का एक्सीडेंट हुआ है। बीच में बंदा
एक्सपायर हो गया। तो ट्रक चालक सर? ट्रक चालक गाड़ी छोड़ के भाग गया। तो रोंग साइड से आ रहा था सर? हाँ, रॉन्ग साइड। पानीपत के गांव पत्थरगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद के चलते एक परिवार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या करने का प्रयास किया गया और इस हमले में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पीजीआई रोहतक ले जाया गया है। भाई साहब, हमने आज तक 1.5-2 साल पहले ज़मीन ली थी। ये कहते थे कि ये ज़मीन हमने लेनी थी। जिस इन्होंने पहले तो वो ज़मीन हमारे नाम नहीं चढ़ने दी। अब भाई हम लेंगे इस ज़मीन ने, इन्होंने वो पटवारी सेट कर लिया। पटवारी सेट करने तक उसने पटवारी ने हमारी ज़मीन नहीं चढ़ाई। फिर हमने वो पटवारी पकड़वा रखा, 85,000 रुपये रिश्वत लेते हुए, जो कि मुकदमा दर्ज हो रहा है। और दिखाइए एक बार यूँ, ये उस टाइम पे फिर 85,000 रुपये देगा वो पटवारी पकड़वाया था हमने। बीते दिन यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में करनाल के आला अधिकारियों ने जानकारी दी है। करनाल पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि एनकाउंटर में ढेर किए गए 4 बदमाशों में से 2 बदमाश करनाल के रहने वाले थे और लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। उन्होंने बताया कि बदमाशों पर पहले से कई केस दर्ज थे और कई अन्य घटनाओं को वो अंजाम देने की फिराक में भी थे। इधर कई राज्यों की पुलिस भी बदमाशों की तलाश कर रही थी, जबकि मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। ये एनकाउंटर बेसिकली यूपी के एरिया में हुआ है। उस पर डिटेल्ड वर्जन तो यूपी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका पहले ही आ चुका है। जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसमें चौसाना गंगो रोड पे कोई ईंटों का भट्टा पड़ता है, उदपुर भट्टा के नाम से। वहाँ पे जो एसटीएफ मेरठ की टीम थी, हेडेड बाय इंस्पेक्टर सुनील, उनकी टीम के पास कोई इनपुट थी। इसमें एक अरशद नामक एक गैंगस्टर है उनका, जिस पे 1 लाख का इनाम था और वो उनकी कई वारदातों में वांछित था। उसके ऊपर लगभग 20 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे एंड ही वाज एक्टिव नॉट इन वेस्टर्न यूपी के अलावा वो दिल्ली और हरियाणा पंजाब के भी कुछ एरिया में एक्टिव था। और बेसिकली ये कग्गा गैंग है यूपी का और मुकीम गैंग है, उसको ऑपरेट कर रहा था और उसका सरगना मेन आदमी था। तो उसके साथ 3 व्यक्ति और थे, जिसमें तीनों वो हरियाणा के निवासी हैं। एक व्यक्ति सोनीपत के रोहट गांव का है जिसका नाम मंजीत है। 2 व्यक्ति जो करनाल जिला के हैं, एक सतीश नामक व्यक्ति है और एक मनवीर नामक व्यक्ति हैं। तो ये चारों एक ब्रेजा गाड़ी में थे, जहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई। इन्होंने जो अपराधी थे इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इन चारों की भी डेथ हो गई है। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।